हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं करण चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, नंदन करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास लेवल पे काम कर रहे होंगे चीज़ों को लेकर। ठीक है, चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का क्लास में। ऑल आर वेलकम इन माई क्लास। चलिए भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है मैकियावेली। साथियों, मैकियावेली का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैकियावेली बहुत अच्छा विचारक है और पॉलिटिकल साइंस का, कहते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो मैकियावेली है। मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है वो मैकियावेली को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु के बाद किसी ने पॉलिटिकल साइंस में इतना बदलाव और इतनी ज़्यादा उन्नति की तो वो करने वाले व्यक्ति का नाम मैकियावेली है। तो मैकियावेली इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई आपके? आ गई ना, बहुत बढ़िया। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है मैकियावेली। क्लियर। तो मैकियावेली के बारे में जानते हैं, मैकियावेली के क्या विचार है, मैकियावेली क्या मानता है, क्या सोचता है, क्या उसने कहा है। राजेश कुमार जी, पारस साहू जी, आज की क्लास में मैकियावेली पूरा फिनिश करेंगे। बड़े ध्यान से मैकियावेली को आप समझिए, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर है। देखिए, आइए। तो देखो, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। द इंजरी therefore that we don't have a man must be a success that be a need to a fear is समझाऊंगा विलंगनेस लास्ट में क्या है, इस पर अंतिम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ देखो, देखो मैकियावेली के बारे में देखोगे तो मैकियावेली का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि मैकियावेली का पूरा नाम क्या था। तो मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था और जब पुनर्जागरण काल आया तो पुनर्जागरण काल के समय पर निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ था। इसको नाम है पूरा निकोलो डी बर्नार्ड दी मैकियावेली, ये पूरा का पूरा नाम है। तो इसे मैकियावेली कहते हैं बेसिकली, मैकियावेली। ठीक है, पूरा पूरा जो नाम है इनका, इस नाम से मैकियावेली फेमस है। हम लोग मैकियावेली कह देते हैं। ठीक है भाई, गलत गलत और अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो मैकियावेली इसे कहा जाता है। मैकियावेली का जो जन्म हुआ वो 3 मई 1469 को फ्लोरेंस शहर पड़ता है इटली में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इसके कई सारे नाम हैं, आप नामों से समझ जाओगे कि पुनर्जागरण का शिशु कौन था, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कौन था, ये सब मैकियावेली है। ठीक है, इसका जून मृत्यु हुई 1527 में फ्लोरेंस इटली में, सेम जगह पर। प्रभाव थॉमस हॉब्स का, जीन जैक्सो, रूसो, मोरे, इन सब विचारकों का इसके ऊपर बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखो, एक बड़ी चीज है, ये कहा जाता है कि मैकियावेली अपने 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 युग का शिशु था। अपने युग के शिशु का मतलब होता है कि जो शिशु युग चल रहा था उसी युग की पैदाइश थी वो, और उस युग के प्रचारों से प्रभावित था। यानी कि देखो, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये बार बार एग्जाम में कहा जाता है कि कौन अपने युग का शिशु था। तो मैकियावेली अपने युग का शिशु था। उसका युग क्या था और उसे अपने युग का शिशु क्यों कहते थे, इसके पीछे 2-3 चीजों की बातचीत करते हैं। मैकियावेली राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक इतिहास को लेखक थे। ठीक है, द प्रिंसेस और द डिस्कोर्स, इसने 2 किताबें लिखी हैं जो बहुत ही फेमस किताबें हैं। इन दोनों ही किताबों में इसने पॉलिटिकल साइंस के बारे में, गवर्नेंस के बारे में बातचीत करने का प्रयास किया है। द प्रिंस में मैकियावेली बातचीत करता है कि राजतंत्र अच्छा है, और दूसरी तरफ मैकियावेली कहता है कि गणतंत्र भी बहुत अच्छा है, रिपब्लिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिपब्लिक वहां के लोगों के लिए अच्छा है जो कि लोगों के चरित्र अच्छे हैं। जिन लोगों के चरित्र खराब हैं वहां के लोगों के लिए राजतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है शासन चलाने की। चलिए जानते हैं मैकियावेली की पूरी कहानी, स्टोरी आपको समझा देता हूं, फिर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए, मैकियावेली के जो विचार थे, इसके विचार प्रभावित थे पूर्ण उस समय के दौर से। मैकियावेली का जब जन्म हुआ उस समय पर आप देखेंगे उसके कुछ समय के साथ ही पुनर्जागरण काल की शुरुआत हो चुकी थी। पुनर्जागरण काल का मतलब है रेनेसा। यूरोप में एक युग हुआ करता था, जो पहले युग था कि जब ये चला करता था कि जहां व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वहां भगवान इंपॉर्टेंट था, देवता इंपॉर्टेंट थे और ईश्वरीय शक्ति अधिक महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन जब पुनर्जागरण का काल आया तो उसमें व्यक्तिवाद की सोच आगे बढ़ी और मानववाद जो था, जिसे ह्यूमनिज्म कहते हैं कि मानव ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानववाद के विचार की संकल्पना दोबारा से स्थापित करती हुई चली गई। जब मानववाद का विचार स्थापित किया गया तो उसमें मानव केंद्र पर आ गया और लोग परालौकिक, परालौकिक, अहलौकिक, परालौकिक का मतलब है इस लोक से परे की कहानियों को छोड़कर इस लोक पर डिस्कस करने लगे। अब राजा का जनता के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी था।
भगवान के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात की कोई परवाह लोगों को नहीं थी। तो रेनेसा जब आया, पुनर्जागरण जब आया, तो लोगों का ध्यान वर्तमान समय पर आने लगा। जैसे आज आप देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, आज आप देखते हो कि वर्तमान समय में सरकार कैसी होनी चाहिए, जो हमारे लिए अच्छी हो, जो स्वास्थ्य का विकास करे, शिक्षा का विकास करे, जो स्वास्थ्य दे, शिक्षा दे। सरकार कैसी होनी चाहिए? स्वास्थ्य दे, शिक्षा दे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रोड बनाए, मकान बनाए, वेलफेयर स्टेट का निर्माण करे, लोक कल्याणकारी राज्य, जो ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो वर्तमान सरकार ऐसी होनी चाहिए। यही दौर तब आ चुका था कि सरकार का होना, राजा का होना जनता के लिए अच्छा होना चाहिए। अब आप कभी मानोगे इस बात को कि मोदी साहब ये कहे कि नहीं, मुझे भगवान ने कहा है और चर्च का आदेश है कि अब मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा 50 साल तक, और मान लोगे इस बात को? या कोई चर्च वाले या जो है राम मंदिर के जो पुजारी साहब है वो कहे कि प्यारे देश की जनता, आपसे अनुरोध है कि 100 साल तक मोदी साहब के प्रधानमंत्री रखा जाए, आप जनता मान जाएगी देश की? नहीं मान पाएगी। तो क्यों नहीं मान पाएगी? इससे पहले तो मानती थी, क्योंकि लोगों ने मानववाद को इंपॉर्टेंस दे दी। मानववाद, तो जब मानववाद का विचार आया तो ऐसे राजा जो बहुत लंबे समय से शासन कर रहे थे, ऐसे राजा जो हट ही नहीं रहे थे, ऐसे राजा जिनकी बापोती चल रही थी, ऐसे राजा जो हटना ही नहीं चाहते थे, उन राजाओं की सत्ताओं के खिलाफ पूरे विश्व में आंदोलन होने लगे। और उसी समय पर आपको बता दूं कि ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की स्थापना एक अलग तरीका से होने लगी। तो इसी समय पर जहां मैकियावेली का जन्म हुआ, इस राज्य का नाम था इटली। और इटली की परिस्थिति बड़ी खराब थी, इटली गृह युद्ध से गुजर रहा था, इटली का जो शासक था वो बड़ा ही अलग प्रकार का निरंकुश शासक था। तो उस समय भय का भाव बना हुआ था, तो भय का शिशु भी कहा जाता है मैकियावेली। कभी भय के भाव में भी इसका जन्म हुआ, ऐसी चीजें बनी। तो मैकियावेली का जो पूरा का पूरा विचारों की पृष्ठभूमि है वो रेनेसा यानी पुनर्जागरण, और ऐसी स्थिति जहां राजा कैसा होना चाहिए इस बातों से ऊपर बनी हुई है। तो मैकियावेली ने राजा कैसा होना चाहिए ये विचार अरस्तू रखते थे, और सेम बात को फिर मैकियावेली ने मॉडर्न एरा के तरीका से कि राजा कैसा होना चाहिए, या राजा जो है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राजतंत्र अच्छा है या गणतंत्र अच्छा है, इसमें से कौन सा अच्छा है, इसके ऊपर मैकियावेली ने अपने विचारों का रखा है और अपने विचारों को इसने जो है बातचीत की है। तो मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि ये आपको समझ में आ रही होगी। तो राज्य की क्रांति हुई, ठीक है, जो जो शासक थे तो शासकों के बारे में। तो मैकियावेली आधुनिक राज्य का दर्शन का जनक है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कहाँ कहाँ जन्म हुआ, और फिर आप बता सकते हैं कि मैकियावेली इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का या आधुनिक राज्य का जो दर्शन है मॉडर्न, क्योंकि भाई समझो, पहले तो भगवान चाहते थे वो राजा होना चाहिए, जो नैतिक है वो राजा होना चाहिए, लेकिन अब चेंज होने लग गया सब कुछ। अब राजा दूसरा होना चाहिए, जो अच्छा हो वो राजा होना चाहिए। तो आधुनिक राज्य में, आधुनिक समय पर जो प्रसिद्ध रचना है मैकियावेली की द प्रिंस में, उसने बताया कि राजा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इन चीजों को आपको डिस्कस करना है, इन चीजों को आपको लिखना है प्यारे साथियों। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अगला क्या है? डनिंग के विशेष रूप से उसे अपने युग का शिशु कहा है। अपने युग का शिशु क्यों कहा है? कि उसका युग पुनर्जागरण का युग था। तो पुनर्जागरण के युग को, उसका युग में वो पैदाइश हुई, भय का शासन भी था इटली वगैरह में, तो अपने युग का शिशु है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का जनक, मॉडर्न, याद रखना। देखो पॉलिटिकल साइंस के दो जनक हैं, अगर आपसे कभी पूछे एग्जाम में तो पॉलिटिकल साइंस के दो जनक हैं, एक तो है मॉडर्न, एक तो है पुराना। अरिस्टोटल, अरस्तु, वो सभी जानते हो। लेकिन अगर पूछता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉल साइंस के जनक कौन है, तब आपका उत्तर हमेशा मैकियावेली को ही जाता है। तो मैकियावेली इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आधुनिक राजनीति का जनक है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतक का सबसे पहला विचारक है। मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हो आजकल की, अरस्तु को छोड़ दो, प्लेटो को छोड़ दो, पुरानी हो गई, तो मैकियावेली सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक है। ये मैक्सी कहता है। मैक्सी कहता है कि मैकियावेली इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि वर्तमान जो राजनीति की शुरुआत है या वर्तमान जो राजनीति की सारी चीजें हैं उनको
मैकियावेली के द्वारा ही बताया गया है, ठीक है, या मैकियावेली के द्वारा ही समझाया गया है। मैकियावेली की कहानी बड़ी तंगड़ी है। आइए, मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि। इटली की राज्यों के साथ कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने तथा देशों में भ्रमण करने का अवसर मिला, जिसके कारण मैकियावेली को राजनीतिक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। देखो, उस समय का जो दौर था रेनेसा का दौर था, और मैंने कहा कि प्रभु की सत्ता को हटाने के बाद राज्य का नया रूप आ रहा था। तो मैकियावेली ने आधुनिक जो राज्य बने थे, जैसे कि फ्रांस बन गया, जैसे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड बन गया, तो आधुनिक राज्यों में इसने भ्रमण किया। ये बहुत से राज्यों में गया। पहले अरस्तु ने बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया था, तो मैकियावेली ने बहुत सारे राज्यों का भ्रमण किया, बहुत सारे राज्यों का भ्रमण किया, और भ्रमण करके इसने ये जानने का प्रयास किया कि राजतंत्र अच्छा है या गणतंत्र अच्छा है। यानी एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी कि राजतंत्र इज बेस्ट और गणतंत्र इज बेस्ट, यानी कि डेमोक्रेसी बढ़िया है, लोकतंत्र कह सकते हो आप, गणतंत्र को एक प्रकार से, कि राजतंत्र बढ़िया है। तो मैकियावेली ने इस बात को पता करने के लिए, सरकार के तंत्र की व्यवस्था को प्रवक्ता करने के लिए, शासन प्रणाली के लिए कई सारे देशों का भ्रमण किया, अध्ययन किया। तो इसके जो विचार थे वो व्यवहारिक अनुभव पर बेस्ड थे, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैकियावेली को यह भी कहा जाता है कि प्रैक्टिकलिटी फॉर्म में मैकियावेली व्यवहारिक ज्ञान अधिक रखता था। और हाँ, मैकियावेली कहते थे कि व्यवहारिक रूप से अगर देखना चाहते हो तो राजतंत्र सबसे बढ़िया है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से लोग, जनता हर देश की अच्छी नहीं है। योगेश कुमार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, क्या हाल है। तो 1512 में फ्लोरेंस की में राज्य क्रांति हुई। फ्लोरेंस यानी इटली, इटली में राज क्रांति हुई, क्योंकि इटली का जो राजा था, इटली का जो राजा था वो मेडिसी, जो मेडिसी शासक थे वो सत्तारूढ़ थे, वो हटना नहीं चाहते थे। तो मेडिसी शासक जब सत्तारूढ़ थे, हटना नहीं चाहते थे, तो उनके खिलाफ क्या हुआ, उनके खिलाफ जो है राजक्रांति हुई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो राजक्रांतियां हुई। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो सारी चीजें हैं, इससे इसके विचार बड़े अच्छे प्रकार से लिखे गए। इसको षड्यंत्र के लिए जेल भी भेजा गया था, काफी सारे चीजें चीजें की गई थी, ठीक है। तो मेडिसी जो मैकियावेली की प्रिंस रचना है ना, वो इसने मेडिसी शासकों को संबोधित करके ही लिखी थी। 1512 में लिखी गई थी, बहुत ही 1512 में लिखी, 1513 में पब्लिश हुई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। मैकियावेली को देश निष्कासन का दंड भी मिला है, दंड मिला था मैकियावेली को, क्योंकि उसने षड्यंत्र हुए थे। इटली के शासक ड्यूक सीजर बेरजिया से प्रभावित थे। देखो इसका मतलब क्या है, ड्यूक सीजर बेरजिया, जो मैकियावेली ने ड्यूक सीजर बेरजिया, इसी के ऊपर अपनी किताब द प्रिंस लिखी थी। जो द प्रिंस है ना, देखो मैकियावेली की दो किताबें हैं, एक द प्रिंस है, डिस्कोर्स है। द प्रिंस में मैकियावेली ने यह बोला है कि राजतंत्र सबसे अच्छा है, यानी कि मोनार्की को मैकियावेली अच्छा बताता है। तो कभी आपसे पूछे कि राजतंत्र को किसमें अच्छा बताया मैकियावेली ने, तो मैकियावेली ने राजतंत्र को द प्रिंस में अच्छा बताया है। जब मैकियावेली ने द प्रिंस को लिखा 1512 में, 1513 में ये पब्लिश हुई, तो 1513 आपको याद रखना है। तो मैकियावेली ने द प्रिंस को जब लिखा, तो द प्रिंस में इसने ये कहा राजतंत्र सबसे अच्छा है, लेकिन जहां की जनता जो है भ्रष्ट हो, तो ये चीज याद रखना, भ्रष्ट जनता के लिए ये कहता है कि सबसे अच्छा है राजतंत्र। यानी कि अगर देश की जनता मूर्ख हो, भ्रष्ट हो, तो वहां पर राजतंत्र सबसे अच्छा है, ये मैकियावेली कहता है। वहां पर जरूरी नहीं है कि आप वहां पर वो बनाओगे, वहां पर राजतंत्र सबसे बढ़िया है। आप इसको एक बार जल्दी नोट डाउन करें कि जहां की जनता भ्रष्ट हो, वहां पर राजतंत्र जो है ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा माना जाता है राजतंत्र को भ्रष्ट जनता के लिए, ठीक है। और डिस्कोर्स में मैकियावेली ने गणतंत्र की बात करी है, तो वो तो दूसरा हो ही गया। तो ये डिस्कोर्स की बात तो हम कर ही नहीं रहे, उसमें तो उसने बात करी है गणतंत्र की, ठीक है। चलिए, मैकियावेली के संबंध में विभिन्न टिप्पणी। अब देखो, डेनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है। डेनिंग कहता है कि प्रिंस जो है सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्यकालीन चिंतन प्रणाली के परित्याग कर दिया गया है।
देखो मध्यकालीन चिंतन प्रणाली का परित्याग क्यों किया गया है, इसका मतलब समझो। जब प्रिंस इसने लिखी मैकियावेली ने, तो प्रिंस में से राजतंत्र को बढ़िया बताया, लेकिन जो मध्यकालीन प्रणाली थी उसको परित्याग कर दिया। इसका मतलब है कि राजा होना चाहिए, लेकिन राजा भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं होना चाहिए। राजा अच्छा होना चाहिए, अच्छा शासन कर सके, ऐसे राजा की स्थापना की बात करता है। मैक्सी मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक माना है, ये नोट कर लेना आपको। गेटल के अनुसार मैकियावेली आधुनिक राज्य का दर्शन का जनक था, आधुनिक राज्य दर्शन का जनक, यानी जो मॉडर्न स्टेट है ना, देखो मेरी बात को समझो, मैकियावेली ने जो आजकल की राजनीति है इसको समझने का प्रयास किया। मैकियावेली ने कहा कि भैया लोगों को पसंद है ऐसा राजा जो डेवलपमेंट करे, लोगों को पसंद है ऐसा राजा जो विकास करे। तो मैकियावेली के जो विचार है व्यवहारवादी विचार हैं, और व्यवहारवादी विचार आधुनिकतावाद के साथ जुड़े हुए हैं। इसने व्यवहारवाद की बात करी है, और व्यवहारवाद में इसने डिस्कोर्स में ये कहा कि नहीं, अच्छी जनता का होना बहुत जरूरी है, तब रिपब्लिक बनेगा, गणतंत्र बनेगा, डेमोक्रेसी बनेगी। जनता खराब हो तो डंडा वाला राजा चाहिए, जो एकदम डंडा देते जाए, लोग सीधे सीधे रहे एकदम, ठीक है। बोला खराब जनता के लिए जरूरी नहीं है अच्छा राजा होना, खराब जनता के लिए तो राजा होना चाहिए, अच्छी जनता के लिए लोकतंत्र होना चाहिए। तो इसने व्यवहारवाद को फोकस किया है, इसने व्यवहारवाद में सारी की सारी बातों को कहा है व्यवहारवाद, ठीक है। तो ये इसको वाले में ये गेटल ने इसको माना है। अब अगला देखते हैं, चलिए सिवाइन क्या कहता है। सिवाइन के अनुसार संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। अब पुनरुत्थान का मतलब क्या है, रेनेसा जब हुआ तो उसका पूरी सोच मैकियावेली में आ चुकी है। जोन्स ने कहा मैकियावेली अपने समय का उचित निचोड़ है। लियो स्ट्रॉस मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चरित्र करता है। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि भाई जब बुराइयां चल रही थी, जब खराबियां चल रही थी, तो उसने उन चीजों को शिक्षा, बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया है, कि जो बुराइयां चल रही थी उन्हीं को उसने चित्रित कर दिया, बता दिया है कि ये बुराइयां, ये चीजें चल रही हैं। ये तो स्टेटमेंट है, इनमें तो कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। अब हम बात करते हैं मैकियावेली अपने युग का शिशु कैसे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है, कि मैकियावेली अपने युग का शिशु कैसे है। इस बात को आप समझने की कोशिश करना, एक टिप्पणी है। देखो मैकियावेली अपने युग का शिशु है, क्योंकि पुनर्जागरण काल में जब पूरी दुनिया में बदलाव हुआ तब मैकियावेली पैदा हुआ, ठीक है। जब पुनर्जागरण काल में पैदा हुआ तो उस समय यह भी जानना जरूरी था कि राजा कैसे होने चाहिए। पुनर्जागरण में काफी सारी चीजें बदली गई, धर्म की क्रांति हुई, लोग धर्म के बारे में नए विचार रखने लगे, मानववाद का विचार दुनिया में देखने को मिला। मानव सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया, यानी कि मानववाद का जो विचार था ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया, और मानववाद की जो विचार थी वो आ गई। धर्म सुधार आ गया, क्या आ गया, धर्म सुधार। पुनर्जागरण आ गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण, जिसे आप कहते हैं रेनेसा, पुनर्जागरण आ गया। धर्म सुधार यानी रिलीजियस रिफॉर्म आ गए, धर्म सुधार आ गया। गणतंत्र का भाव आ गया, यानी गणतंत्र का भाव आ गया, रिपब्लिक का। इस सारी चीजों का प्रभाव जो था वो निकोलो मैकियावेली के ऊपर था। मैकियावेली ने इन सारी चीजों के साथ राज्य को बदलने का प्रयास किया। मैकियावेली ने कहा, देखिए सर जी, राज्य को बदलना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि राज्य कैसे बदला जाएगा। मैकियावेली ने कहा कि राज्य भी जो है उसका भी जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा बन के आ गया तो राजा रहेगा। तो नोट्स मैंने डलवा दिए आप लोगों के लिए। तो उसने उचित शासन प्रणाली की बात कही। इसने कहा कि उचित शासन प्रणाली होना चाहिए। व्यक्तिवाद का विचार आ गया था, तो इसने व्यक्तिवाद के विचार को भी सेटिस्फाइड किया। व्यक्तिवाद, ये देखिए, व्यक्तिवाद, मानववाद व्यक्तिवाद और मानववाद। तो व्यक्तिवाद और जो मानववाद का विचार आया, देखो आदमी ये बदलाव हुए थे, पुनर्जागरण हुआ, धर्म में सुधार हुआ, गणतंत्र की भावना आई, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया, मानव इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के अनुसार राज्य की प्रणाली बननी चाहिए थी, और इसीलिए इसके ऊपर भयंकर प्रभाव था। तो इसके जो भी विचार हैं वो उस समय की देन है। उस समय ऐसा था, उस समय पर अच्छा सॉल्यूशन इससे प्रोवाइड किया लोगों के लिए। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैकियावेली को प्रभावित करने वाले तत्व, पुनर्जागरण का आंदोलन। देखिए मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बहुत बढ़िया बात है। आंदोलन के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होने लगी।
राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च का प्रभाव समाप्त होने लगा। इस बात को समझे। जो पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण के काल में ये फ्लोरेंस शहर में हुआ और फ्लोरेंस शहर पुनर्जागरण का केंद्र था। जब ये हुआ तो इसमें आंदोलन के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत हो गया। सामंतवाद क्या था कि पुराने जो सामंत हुआ करते थे, सामंत का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के ऊपर आके बन जाते हैं और फिर अपना अधिकारवाद का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्क्रीन, एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है जो सामंतवाद को नजर आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए पुराने लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं और ये जो है विचारक हो गए। तो सामंतवाद का अंत हुआ और राज्य की स्थापना होने लगी, राज्य बनने लगा। जैसे वर्तमान में जो राज्य बन रहा है, ये राज्य जो है क्या है, ये सामंतवादी राज्य है नहीं, कोई हमारा माई बाप है कोई नहीं है। तो राज्य की स्थापना होने लगी, सामंतवाद का अंत हो गया। छोटे छोटे जो टुकड़ी हुआ करती थी, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनका अंत हो गया, राज्य की स्थापना हुई। और राज्य की स्थापना का मतलब होता है कि व्यक्तियों ने क्या किया, व्यक्तियों ने सबने मिलकर एक संस्था बनाई जिसे आप राज्य कहते हैं। तो राज्य की स्थापना होने लगी। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च का प्रभाव समाप्त होने लगा। पॉलिटिकल क्षेत्र में धर्म, नैतिकता और चर्च का प्रभाव समाप्त होने लगा। इसका मतलब क्या है, देखो पहले क्या था, राजा धार्मिक होना चाहिए, धर्म के अनुसार राजा चलता था, चर्च के अनुसार राजा चलता था। अब लेकिन क्या आने लगा, अब आने लगा सेक्युलरिज्म, यानी कि एक प्रकार से आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य। और उस समय इंग्लैंड में, फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात होने लगी थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सेक्युलर आउटलुक, सेक्युलर आउटलुक आने लगा था। और सेक्युलर आउटलुक इंग्लैंड में, फ्रांस में स्थापित होने लगा था। तो अब राज्य के स्थापना में यानी कि सरकार का धर्मनिरपेक्ष होना जरूरी था। तो धर्म का हस्तक्षेप खत्म हो गया, नैतिकता खत्म हो गई। यानी पहले लोग कहते थे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इसके बाद लॉक, ये सब कहते थे कि राजा नैतिक होना चाहिए, राजा दार्शनिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। लेकिन अब क्या होने लगा, अब होने लगा कि राजा लोक कल्याणकारी होना चाहिए, राजा के पास अच्छी अच्छी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। राजा के धर्म के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं था, राजा धार्मिक है या नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं था। प्यारे बच्चों आगे देखोगे आप तो चर्च का प्रभाव समाप्त होने लगा। मध्यकालीन समय में, प्राचीन समय में, बिफोर रेनेसा, पुनर्जागरण से पहले चर्च विश्व का सर्वोच्च संस्था थी। यानी चर्च वॉज दी सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, नथिंग वॉज ओवर, नथिंग ओवर देन द चर्च, church was the supreme. But after the Renaissance, the power of the church, or people went wrong, people went against the church, because church cannot be continued as a supreme authority over the world. So लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। राज्य में चर्च का अस्तित्व समाप्त होने लगा। तो यहां आप देखोगे ये अलग चीजें हैं। तो ये आंदोलन के द्वारा ही सारे के सारे काम हुए, ये सारी चीजें आंदोलन के द्वारा हुई। और चर्च की बातों को छोड़ के व्यक्तिवाद पे लोग ध्यान देने लगे। कहा कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, अरे मैं इंपॉर्टेंट हूं, तुम इंपॉर्टेंट है, परालौकिक छोड़ो, इस लोक की बात करो, इस जनता की बात करो, इस जमाने की बात करो। ये सब कुछ चलने लगा। ठीक है, कमेंट दिखाओ भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मजा आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ तुम। चलिए, पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता, नैतिकता से लोगों का विश्वास कम हुआ, उसकी जगह बुद्धि, विवेक तथा तर्कता ने ले ली। मैंने क्या कहा, पोप की निरंकुशधारी सत्ता खत्म हो गई। नोट्स आपको क्लास के बगल में दिख रहा है ना, नोट्स क्लास के बगल में दिख रहा है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए क्लास को बगल में नोट्स मिलेगा भैया, ठीक है, क्लास के बगल में नोट दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए और पढ़िए। देखिए आगे क्या है, पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता खत्म। भाई पोप मध्यकाल में था तो मध्यकाल में निरंकुश धार्मिक सत्ता थी, यानी कि धर्म से ऊपर कुछ था ही नहीं। तो निरंकुश धार्मिक सत्ता, नैतिकता से लोगों का विश्वास कम हुआ,
उसकी जगह बुद्धि विवेक तथा तार्किकता ने ले ली। यानी अब बुद्धि विवेक और तार्किकता ये इंपॉर्टेंट होगी। पोप की निरंकुशता खत्म हुई। जहां पर बुद्धि लगेगी वहां पर व्यक्तिवाद है, मानववाद है। जहां पर तार्किकता लगेगी, रेशनैलिटी, वहां से धर्म दूर भागता है, क्योंकि तार्किकता धर्म के साथ कभी रहती नहीं है। धर्म विश्वास का नाम है, तार्किकता वैज्ञानिकता का नाम है। इसीलिए एक दूसरे से डिस्पर्ज होने लगी, भागने लगी, अलग अलग होने लगी। तो ये मध्यकालीन में जो चलता था वो समाप्त हुआ, नई चीज देखने को मिली। व्यापार, छापा खाने की कला, यातायात के साधनों के विकास में नए जीवन, नई चेतना, नया दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया गया। वो तो दिया ही जाएगा। फ्लोरेंसवादी होने के कारण मैकियावेली पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो फ्लोरेंस में व्यापार, छापा खाने की कला, यातायात के नए नए साधन आए, नई चेतना, नया दृष्टिकोण, नई सोच, नई विज्ञान, नई विचार। यूरोप में विज्ञान चलने लगी थी और नई नई चीजें आने लगी थी, तो मैकियावेली पर इसका प्रभाव पड़ा। मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान को तुरंत बदल दिया। मैकियावेली ने कहा, इसीलिए दिस इज द रीजन कि मैकियावेली इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज ही चेंज्ड इमीडिएटली हिज थॉट्स अकॉर्डिंग टू द एरा। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचार का, आधुनिक राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। तो इसीलिए मैकियावेली अपने समय का शिशु था। समझ में आ गया। शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। देखो मैकियावेली क्या कहता है, क्या मैकियावेली इस बात का पक्षधर है या नहीं है, समझते हैं बातों से। शक्तिशाली शासकों ने सामंतों, उनकी प्रतिनिधि मुल्क संस्थाओं का दमन कर निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया। तो मैकियावेली से मानता था कि नहीं मानता था। ये देखो राजा है, निरंकुश राजा है, ये चिड़िया उड़ रही है, ये जो है कौन खड़े हैं इसके सामने, सामंत खड़े। कौन खड़े हैं इसके सामने, सामंत खड़े, देख रहे हो तुम, सामंत। और ये कौन है, राजा है। राजा बैठा है, ये चिड़िया है, और ये चिड़िया विड़िया जो खेल रहा है, इनके साथ बाज है, चिड़िया है, इनके साथ राजा क्या कर रहा है, इनके साथ राजा खेल रहा है। देख कितना, कैसा, ऐसे दृश्य आपने पिक्चरों में देखे होंगे, ऐसे दृश्य आपको पिक्चरों में दिखते होंगे। तो ये निरंकुश राजा है, ऐसे दृश्य आपको पिक्चरों में दिखते होंगे, निरंकुश राजा है। और ये सामंत है, देखो सामंत कैसे एकदम झुके हुए हैं, ये सामंत झुका है, ये सामंत झुका है। पिक्चरों में आपने देखा होगा कि पिक्चरों में, मूवियों में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी, ऐसी चीजें आपने जो है अच्छे प्रकार से पिक्चर मूवियों में देखी होंगी। तो ये राजा और सामंत। तो जो निरंकुश, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना जो हुई, तो शक्तिशाली शासकों ने सामंतों को, उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं का दमन कर निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया। यानी सामंतों को खत्म कर दिया और राजतंत्र स्थापित किया निरंकुश। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में राज्य शक्तिशाली बन रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, लोग ये कह रहे थे कि राजा जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली और निरंकुश शासक। उस समय क्या चल रहा था कि पहले सामंत हुआ करते थे, अब छोटे छोटे सामंतों को खत्म कर शक्तिशाली राजा की स्थापना की बात चलने लगी। राजा होना चाहिए शक्तिशाली, यानी ऐसा राजा जो निरंकुश हो, भली निरंकुश हो, परंतु वो शक्तिशाली होना चाहिए, चाहे वो भली निरंकुश है। तो कह रहा है कि शक्तिशाली शासकों ने सामंतों, उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं का दमन कर निरंकुश राजतंत्र की स्थापित किया, यानी निरंकुश राजतंत्र। ठीक है। और ये राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी इटली में, इंग्लैंड में, ऑलरेडी इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में ऐसे राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। मैकियावेली ऐसे राजतंत्र को बढ़िया मानता है। मैकियावेली कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। मैकियावेली ने कहा ऐसा राजतंत्र बहुत बढ़िया है, ऐसे राजतंत्र में कोई बुराई नहीं है। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में 1513 में ऐसे राजतंत्र की बड़ाई की है। मैकियावेली ने कहा है ऐसा राजतंत्र बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं होती है और ये बहुत अच्छा है। तो मैकियावेली ऐसे राजतंत्र को बढ़िया मानता है, इसमें किसी प्रकार की खराबी की कोई बातचीत नहीं है। क्लियर, इसको अच्छा मानता है, आप ये कह सकते हैं कि ये बढ़िया है। चलिए, तो निरंकुश राजतंत्र को मैकियावेली सपोर्ट करता है। क्लियर बेटा। अगला,
मैकियावेली इटली ने ऐसे शासन की स्थापना की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो, इटली में एकता स्थापित, राजतंत्र की स्थापना कर सके, क्योंकि इटली टूटा हुआ था छोटे छोटे पार्टों में, और इटली में टूटा इटली को एक करने के लिए, किसी भी राज्य को एकीकरण करने के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता होती है। और मजबूत केंद्रीय सत्ता कैसे आएगी मेरे प्यारे बच्चे? तो मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना होती है, और मजबूत केंद्रीय सत्ता आएगी जब केंद्रीकरण होगा किसी भी चीज का। तो इटली में ये चाहता था मैकियावेली कि ऐसा राजा स्थापित हो, ऐसा राजा बने जो राजा केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना करे, सेंट्रलाइज पावर की स्थापना करे। इसीलिए द प्रिंस में देखो मेरी बात को समझना, आधुनिक काल में तो रिपब्लिक का काल था, गणतंत्र का काल था, तो गणतंत्र में राजतंत्र की बड़ाई कैसे कर गया मैकियावेली? क्योंकि वो उस समय से प्रभावित था। उस समय क्या था? वो समय था इटली में क्या था? बिखराव का काल था। इटली में क्या था? टूटने का काल था। इटली में क्या था? बिखराव का काल था। उसको एकीकृत करने के लिए, एक करने के लिए, सारी चीजों को जोड़ने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए ये कहा गया कि एक काम करते, ऐसे राज्य की स्थापना करते, ऐसा राजा बैठाते और राजा निरंकुश हो, सबको एकीकृत कर दे। मैकियावेली ने द प्रिंस में ऐसे राजा की स्थापना, निरंकुश राज्य की स्थापना की बात कही। इटली में लोग कैसे थे? मूर्ख थे मैकियावेली के अनुसार। मैकियावेली कहता है कि देखो राजतंत्र भी बढ़िया है, अगर जनता खराब है तो किसी भी राज्य के केंद्रीकरण करने के लिए राजतंत्र अच्छा है, बिल्कुल खटाव नहीं है। तो इटली की राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा की वजह से उसने कहा कि कोई बात नहीं है, नेपलस, इटली में 5 राज्य थे, नेपलस था, मिलान था, फ्लोरेंस था, वेनिस था। ठीक है, और नेपलस, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस, इन सभी राज्यों में स्थिति बड़ी खराब थी। तो इसने कहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन की तरह राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर दे। और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए राष्ट्र निवासी को स्वयं एकता की भावना रखनी पड़ेगी और ऐसे राजा की स्थापना करनी पड़ेगी जो राजा एकीकरण को स्थापित कर सके। बात समझ में आई? तो अब मुझे लगता है कि आपकी सोच क्लियर हो रही होगी कि मैकियावेली क्या चाहता था। चलिए, इटली का राजनीतिक विभाजन, उसकी दुर्दशा। पश्चिमी यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं एकता की भावना अपना ली थी। बहुत बढ़िया, अपना ली। इन राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों, नेपलस, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस, गणराज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र बटा हुआ था। देखो इटली में उस समय 5 राज्य थे, ये वेनिस है, ये नेपलस है, ठीक है, ये फ्लोरेंस है, ये जो है पूरे के पूरे नेपलस, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस, रोमन चर्च का क्षेत्र, रोमन चर्च, किंगडम ऑफ रोमन चर्च का जो क्षेत्र था, इनमें 5 में बटी हुई थी इटली। और ये 5 आपस में लड़ रहे थे। ये 1494 का इटली है। तो देखो यहां पर आपको दिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये पूरा पूरा क्षेत्र है। ये आपस में लड़ रहे थे, ये 5 में आपस में लड़ाइयां हो रही थी। और जबकि पश्चिमी, मतलब जो कि यूरोप के जो देश थे, वो पूरे एक हो चुके थे, एकीकरण हो चुका था, राष्ट्र बन चुके थे, राज्य बन चुके थे। इटली अपने 5 राज्यों में लड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बात से प्रभावित हुआ था मैकियावेली। उसने कहा काहे को लड़ रहे हो, एक राजा बनाओ ना बढ़िया सा जो 5 को जाके रौंद दे। उसी की बात करता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें उस समय का बड़ा प्रभाव था। इटली वासियों की दुर्दशा। मैकियावेली ने समय इटालियन समाज की दशा खराब थी। इटली वासियों में ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था। देश भ्रष्टाचार, दलबंदी से जकड़ा हुआ था। अब एक बात को समझो, तो विचारक क्यों कहते हैं? मैकियावेली ने विचार दिया कि जब जनता खराब हो तो राजा निरंकुश होना चाहिए। विचारक कहते हैं कि इटली की दशा खराब थी, तो मैकियावेली के ऊपर प्रभाव था इटली का। तो मैकियावेली के जो विचार है वो इटली के ओरिएंटेड है। इसीलिए कुछ लोग मैकियावेली की बुराई करते हैं, कहते हैं मैकियावेली सिर्फ इटली के बारे में सारी चीजों को सोच समझ के और पूरी दुनिया के बारे में परिकल्पना कर दी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आधुनिक समाज में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो मैकियावेली के जो विचार थे वो इटली के साथ साथ उसने और भी देशों का भ्रमण किया था, और इटली में उसने वो स्थापित करने की बात की थी, दुनिया के और देशों में भी था। ठीक है, चलिए। तो अब क्या कहता है, जिस कंट्री के लोग भ्रष्ट हो, दलबंदी में झगड़े हो, वहां पर राजतंत्र होना चाहिए।
ये कहता है, और इसीलिए द प्रिंस इसने लिखी थी, और द प्रिंस लिखकर इसने उसमें एक ऐसे शासक की स्थापना की बात करी थी जो वहां पर राजा बनेगा। अब देखो, नैतिक दृष्टि से उसका पतन हुआ, स्वयं पोप का चरित्र पवित्र था। मैकियावेली ने गणतंत्रीय शासन प्रणाली न मानकर इटली वासियों के लिए निरंकुश राज्य की आवश्यकता मानी। देखा, मैंने कहा ना, उसने गणतंत्र की स्थापना की बात नहीं की, हालांकि डिस्कोर्स में कहता है वो, पर उसने कहा गणतंत्र तो वहां के लोगों के लिए जहां के लोग अच्छे, जहां के लोग बहुत अच्छे हैं वहां होना चाहिए गणतंत्र। इटली वासियों के लिए उसने कहा कि इटली वासियों के लिए तो निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के लोग खराब हैं, लोग भ्रष्ट हैं। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, आप इस बात को समझे कि मैकियावेली के अनुसार भ्रष्ट लोगों के लिए कौन सा तंत्र है, निरंकुश तंत्र। मैकियावेली निरंकुश तंत्र को मानता है, मानता है। मैकियावेली राजतंत्र की स्थापना की बात किसके लिए करता है, अच्छे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए। मैकियावेली ने द प्रिंस कब लिखी, तब लिखी। मैकियावेली के विचार कहां से प्रभावित थे, इटली से प्रभावित थे। मैकियावेली को किसका शिशु मानते हैं, आधुनिक काल का शिशु मानते हैं या फिर उस समय का शिशु मानते हैं, अपने समय का शिशु था मैकियावेली। छोटी छोटी सी चीजों में आप चीजों को बता सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो। धर्म और नैतिकता पर क्या विचार थे मैकियावेली के, धर्म के बारे में मैकियावेली क्या सोचता था। मैकियावेली में धर्म भावना नहीं थी, वो पैगानवाद का समर्थक था। पैगानवाद, पैगनिज्म का समर्थक था। यानी कि देखो, मैकियावेली में एक बात आप कह सकते हैं कि मैकियावेली में धर्म की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि वो धर्म को नहीं मानता था, वो कहता धर्म जो है बेकार है। वो धर्म की भावना को, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स की बात, वो कहता था कि धर्म तो बेकार है। वो धर्म की बात को नहीं मानता था, वो धर्म की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो कहता धर्म सही नहीं है, ठीक है, वो धर्म को अच्छा नहीं मानता था। वो पैगनवाद का समर्थक था। अब पैगनवाद क्या होता है, तो देखो, पैगनवाद का एक्चुअल मीनिंग होता है पैगनिज्म। पैगनिज्म इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करता है। यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ऐसा विचार जो कि व्यक्तिवाद पर अधिक ध्यान देता हो, जो व्यक्ति को अधिक मानता हो, व्यक्तिवाद पर अधिक ध्यान देता हो, ऐसा विचार, ठीक है। तो ये उस विचार को स्वीकार करता था, ये धर्म को ऐसा नहीं मानता था। वो कहता व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, पैगनिज्म पे बिलीव करता था, ठीक है। पैगनिज्म, चलो देखो पैगनिज्म के बारे में बातचीत कर लेते। देखो पैगनिज्म बेसिकली मैं बताऊं, उसमें मूर्ति पूजा चला करती थी। यानी कि पैगनिज्म एक प्रकार से ईसाई जो धर्म था, ईसाई धर्म के खिलाफ पुनर्जागरण शासन काल के समय, पुनर्जागरण काल में जो पुनर्जागरण था, रेनेसा था, रेनेसा के शासन काल में उस धर्म का विरोध करने के लिए, ईसाई धर्म का विरोध करने के लिए एक अलग प्रकार की मूर्ति पूजा चलाई गई थी। इसे पैगनिज्म कहते हैं। पैगनिज्म अलग ही प्रकार का होता है, न तो ये मूर्ति, ये भगवान में विश्वास नहीं करते, थोड़ा अलग प्रकार के भगवान को मानते हैं। पैगनिज्म गांव की जनता इसमें विश्वास करती थी, सैनिक इसमें विश्वास करते थे, अलग से देवी देवताओं को माना करते थे। पैगनिज्म तो अलग ही प्रकार का है। ये कुछ थोड़ा सा व्यवहारवादी भी था, थोड़ा सा व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते थे। इसमें बलि बलि चढ़ाना का प्रोविजन था, नई नई औरतों जो थी वो इसमें बलि बलि चढ़ जाया करती थी। तो ये पैगनिज्म हुआ करता था। ईसाई धर्म से अलग का एक कॉन्सेप्ट है पैगनिज्म, ठीक है। ये पुनर्जागरण शासन काल के दौरान पैदा हुआ, जादू टोना, इसमें बहुत सारी चीजें थी। तो मैकियावेली धर्म भावना नहीं था, ये धर्म को नहीं मानता था। पैगनिज्मवाद वो लोग थे जिनका कोई धर्म नहीं हुआ करता था। ऐसे लोग जो नीची उससे हुआ करते थे, जो ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, वो ऐसी चीजों को मानने लगे, जैसे पैगनिज्म कहने लगे। ऐसा मतलब कोई धर्म ही नहीं है इसमें, तो इसे आप, ये व्यक्ति ओरिएंटेड होता है, ठीक है। चलिए, 14वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य विश्वास एवं श्रद्धा की समाप्ति हो गई। मैकियावेली ने राजनीतिक धर्म को और नैतिकता को अलग किया। देखो, मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया। मैकियावेली नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकियावेली नहीं कहता था कि देखो राजा धार्मिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति था। मैकियावेली जो है उसने ईसाई धर्म का, पोप का, चर्च का, सबका विरोध किया। तो धर्म को मानते नहीं था, वो सामाजिक व्यक्ति था, सामाजिक और राजनीतिक। मैकियावेली ने खुद को सोशल पॉलिटिकल मैन कहा है, सामाजिक राजनीतिक आदमी कहा है, सामाजिक राजनीतिक, उसमें कहीं धार्मिक नहीं है। तो मैकियावेली धर्म को नहीं मानता था। तो मैकियावेली ने हमेशा धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किया। कहता था राजनीति राजनीति है, राजनीति में धर्म कहां से आ गया। और इसका प्रभाव क्या था, क्योंकि उस समय आप देखोगे
तो उस समय सेक्युलरिज्म, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस समय पंथ निरपेक्षवाद की शुरुआत हो चुकी थी। तो उस समय नया नया था पंथ निरपेक्षवाद, किसी धर्म को नहीं मानने वाले लोग, हम धर्म को विश्वास ही नहीं करते। तो उस विचार को इसने स्वीकार किया। एक प्रकार से आप कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक राजनीतिक विचारकों में या सबसे पहला पंथ निरपेक्ष विचारक था, तो उसमें मैकियावेली का नाम आता है। मैकियावेली धर्म को नहीं मानता, और धर्म में और नैतिकता जो अरस्तु मानता था, अरस्तु बिलीव कि नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैकियावेली नहीं मानता। तो नैतिकता को विश्वास नहीं करता, ये धर्म में विश्वास ही नहीं करता, तो इसको राजनीति से अलग करता है। तो ये प्रश्न बनता है यहां से, क्या मैकियावेली राजनीति को धर्म नैतिकता से अलग करता है? अलग करता है, 100% अलग करता है, कोई दो राय नहीं है। राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दी, और नागरिक भी नैतिक नियमों को नहीं मानते थे, कोई नैतिक नियम नहीं था। ठीक है, मोर ऑल रूल्स, इथिक्स कॉल रूल्स, इथिक्स ऑल रूल्स, तो यह लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, तो कुछ नहीं मानते थे। मैकियावेली की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता चिंता नहीं थी, लोक कल्याण की अवहेलना करने से तत्पर रहना चाहिए था। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैकियावेली कहता था कि देखो, धर्म की चिंता नहीं है, धर्म का कोई जरूरत नहीं है, धर्म और नैतिकता की इतनी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है लोक कल्याण की। मैं आपको पहले ही बता चुका एक बार में कि भाई वो उसका एक ही मकसद था, ऐसा राज्य की स्थापना हो जो राज्य विकास करे, ऐसा आदमी राजा बने जो लोगों का विकास करे, एकीकरण करे। ये मेन मुद्दा है। चलिए आइए आइए उठते हैं। अब अगला क्या है? धर्म। देखो धर्म पे क्या विचार थे मैकियावेली के, धर्म पे समझना। तो आपको मैं बता चुका, जब मैकियावेली एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति था, अतः जन्म से ही धार्मिक बुराइयों के कारण ईसाई चर्च और पोप का विरोध किया, मानता ही नहीं था, इनको मानता ही नहीं था। मैकियावेली ने धर्म के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, और इसीलिए जब व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पैगनिज्म में विश्वास किया। मैकियावेली के शब्द है, अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म में अपने अधर्म में आने से, अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म में आने से मनुष्यों अत्याचारी और अन्याय के शिकार हो गए हैं। और इटली जो टुकड़ों में टूटा हुआ था, मैकियावेली कहता था कि धर्म ने राजनीतिक एकता समाप्त कर दी है, और राजनीतिक एकता स्टैब्लिश होनी चाहिए, पोप का शासन अंत होना चाहिए, शांति की स्थापना करने के लिए धर्म को छोड़ देना चाहिए। उसने धर्म का विरोध किया, चर्च का विरोध किया, सबका उसने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। ये बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आई? आ गई। चलिए अगला समझिए। मैकियावेली के शब्दों में, अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म में आने से मनुष्यों के अत्याचारी और अन्याय के शिकार हो गए हैं। ठीक है, चर्च ने इटली को टुकड़ों में विभक्त कर दिया है, इटली की राजनीतिक एकता समाप्त कर दी है। तो धर्म पे उसने बुराई माना, धर्म को। स्ट्रॉस ने लिखा है कि मैकियावेली के अनुसार धर्म परिस्थितियों के मुताबिक आचरण करने में है, न कि ईश्वर के अपरिवर्तनशील नियमों का पालन करने में। वाह क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो कितनी अच्छी लाइन लिखी है। स्ट्रॉस ने कहा है कि मैकियावेली के अनुसार धर्म परिस्थितियों के मुताबिक आचरण करने से है। यही गांधी जी मानते थे धर्म, गांधी के अकॉर्डिंग यही धर्म है, धर्मा इज अ प्रैक्टिस। तो ये कह रहा है कि परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना ही धर्म है, न कि भगवान के, ईश्वर के अपरिवर्तनशील नियमों का पालन करना धर्म है। कि भाई भगवान जी ने कहा है ये काम नहीं होगा, भगवान जी ने कहा है कि मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं ना, भगवान जी के अपरिवर्तनशील नियम है, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकते थे। भाई पोप क्या कहता था? पोप कहता था इस आदमी को भगवान ने भेजा है, मूर्खो, अगर इसको मार दिया तूफान आएंगे, अगर इसको मार दिया आंधियां आएंगी, अगर इसको मार दिया भय संकट की रात आएगी, ऐसे राजा को छेड़ना नहीं चाहिए। तो ये इन चीजों को इसने विरोध किया। इसने कहा बुड़बक बात, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, धर्म इसी में है, राजा मूर्ख है पीटो इसको, भगाओ इसको, इसी में धर्म है। जनता मूर्ख है, ऐसा राजा बनाओ जनता को इकट्ठी कर दे। जैसे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जनता ने डिसाइड किया कि धर्म इसी में है कि योगी जैसा बाबा होना चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो बना दिया। अब लेकिन कुछ लोग ये कहें कि वो क्यों बनाए,
धर्म की, क्योंकि भगवान श्री राम को मानते इसलिए बनाए नहीं ना, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि एकीकरण की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा। भारत की जनता अगर मोदी साहब को ज्यादा प्रमोट कर रही है तो उसके पीछे भी कारण है। लोग चाहते हैं देश का एकीकरण हो, देश का राष्ट्रीयकरण हो, देश में राष्ट्रीयता की भावना आए। तो अब लोग ऐसा मानते हैं। तो लोग दो प्रकार के हैं। अब किस चीज के अकॉर्डिंग मानते हैं, वो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब दो प्रकार के लोग हैं, आप में से दो प्रकार के लोग होंगे। एक इस बात को मानते होंगे कि धर्म हम हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू सरकार बननी चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये कहते होंगे कि नहीं, हमारा धर्म है देशभक्ति। तो देशभक्ति धर्म है, क्योंकि देशभक्ति समय काल की डिमांड है। इसीलिए चलिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आपके में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं अगर आ रहा है तो फिर दोबारा समझ लेना देख देख के एक बार। मैं क्या, धर्म को राज्य के लक्ष्य के साधन माना है। धर्म राज्य में श्रेष्ठ नहीं बल्कि राज्य के नियंत्रण के अधीन है। मैं क्या, धर्म को राज्य के लक्ष्य का साधन माना है, यानी कि साध्य नहीं है धर्म, साधन है। राज्य की प्राप्ति को करने के लिए धर्म साधन है। धर्म के माध्यम से राज्य की अच्छाई तक पहुंचा जाएगा, न कि धर्म की स्थापना करना राज्य का तत्व है। उल्टा हो गया मामला। पहले क्या था, पहले धर्म साध्य था, राज्य साधन था। अब राज्य साधन है, धर्म साध्य नहीं है। धर्म साधन है, साध्य नहीं है। उल्टा मामला हो गया पूरा का पूरा, बल्कि राज्य नियंत्रण के अधीन है। कैटलिन ने कहा कि मैकियावेली को डिस्कोर्स में राज्य के से धर्म का सर्वाधिक प्रभावित किया। इटली का पतन इसके प्रभाव के अभाव के कारण ही हुआ। ठीक है, तो राज्य से धर्म का सर्वाधिक प्रभाव किया। तो इसने डिस्कोर्स में कहा है कि भाई, क्योंकि डिस्कोर्स ने रिपब्लिक के ऊपर लिखी है। देखो, डिस्कोर्स जो कहानी है, किताब है, इसमें एक गणतंत्र की बात करता है और इसमें मोर लिबरल है, गणतंत्र की स्थापना की बात करता है। यानी कि लोकतंत्र जो आप कहते हो, लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि पहले राजतंत्र बनेगा, फिर जनता सुधरेगी। जब जनता सुधरेगी तो जनता का अगर चरित्र अच्छा है, जहां अच्छे चरित्र की जनता रहती है वहां पर क्या बनना चाहिए, डिस्कोर्स ऑन लिविंग। ये इसने किताब लिखी थी और इस किताब में इसने कहा था कि जहां अच्छे चरित्र की जनता रहती है वहां पर बनना चाहिए लोकतंत्र, वहां लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। बेटा समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलो, नैतिकता, मोरालिटी एंड एथिक्स पे क्या सोचते हैं भाई साहब। आइए, धर्म और नैतिकता में गहरा संबंध होता है, मैकियावेली कहता है। मैकियावेली ने धर्म के साथ नैतिकता के संबंध में भी एक विभिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। देखो नैतिकता के बारे में क्या सोचता है, हालांकि तो पहले ही बता चुका। वो कहता है कि धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग रखो, राज्य से अलग रखो। मैकियावेली ने नैतिकता को लाभदायक माना है। मैकियावेली के अनुसार कोई कार्य या वस्तु राज्य के लिए उपयोगी है तो वो नैतिक है, नैतिक माननी चाहिए अथवा नैतिक है। बात समझ रहे हो। मैकियावेली कहता है नैतिकता अच्छी चीज है, परंतु कोई चीज अगर राज्य की स्थापना के लिए अच्छी है तो नैतिक है, और राज्य के लिए खराब है तो नैतिक है। यानी समझो मेरी बात, राज्य, मैकियावेली धर्म को भी मानता है और राज्य को भी, नैतिकता को भी मानता है। पहली बात तो कहता है दोनों को दूर रखो, राजनीति से, राज्य से। दूसरा कहता है रख रहे हो तो रख लो, इनसे राज्य नहीं बनेगा। मतलब ये साध्य नहीं है, ये साधन है राज्य तक पहुंचने का। उल्टा कर दिया, पहले नैतिकता इंपॉर्टेंट थी, पहले धर्म इंपॉर्टेंट था, फिर राज्य की स्थापना होती थी। अब राज्य इंपॉर्टेंट है, नैतिकता और धर्म है तो बहुत बढ़िया है और वो भी राज्य के लिए होना चाहिए बस। बेटा समझ में आ रहा है, कमेंट दिखाओ। पैगम, अरे इसके नीचे कमेंट दिखाओ, इसके नीचे कमेंट। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजे से पढ़ो, आज दिल से पढ़ो। मैं पॉलिटिकल साइंस को धीरे धीरे लेके चलूंगा, आराम आराम से, आराम आराम से। आप घबराया ना करें बस, ठीक है। मजा आएगा आपको पढ़ने में इसमें, और मैं भी समझ सकता हूँ कोई चीज जब अच्छी लगती है तो उसे डेली पढ़ने में बड़ा मजा आता है। मैकियावेली की नैतिकता की धारणा सामान्य जनता और व्यक्ति की नैतिकता की विषय धारणा के सर्वथा विपरीत थी, जिसे अनैतिक माना जाता है। मैकियावेली की नैतिकता की धारणा सामान्य जनता और व्यक्ति की नैतिकता विषय धारणा के सर्वथा विपरीत थी। यानी वो जो नैतिकता की धारणा थी वो जनता से अलग थी उसकी। राज्य को अधिकार है वो अपने साध्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन अपना सकता है, मतलब राज्य को इंपॉर्टेंट मानता था। मैकियावेली के अनुसार शासक द्वारा बनाए गए साधन अच्छे हैं, इसलिए निरंकुश शासक की स्थापना करता था मैकियावेली। और मैकियावेली की बातों को सीखा होगा जर्मनी के हिटलर ने, मैकियावेली की बातों को सीखा होगा बहुत सारे लोगों ने।
ठीक है, मैकियावेली की बातों को प्रयोग करते होंगे हमारे मोदी साहब। तो मैकियावेली ने कहा सब बढ़िया है, अगर देश के लिए अच्छा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, देश बचाया ना सब अच्छा है, देश के लिए खराब है सब खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो देश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए समझिए जानिए भैया। चलिए, तो जनता को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और राजा ने जो नियम बनाए वो नियम नैतिक है। राजा विजय प्राप्त राज्य की सुरक्षा में जो साधन अपनाए, उस साधन के लिए आदर और प्रशंसा मिलनी चाहिए। कहा कि राजा विजय प्राप्त और राज्य की सुरक्षा के जो साधन अपनाए, चाहे हम पाकिस्तान पर अटैक कर दें, उरी वाला कर दें, हम पाकिस्तान में कुछ और जाके कर दें, पाकिस्तान को फोड़ दें, राजा राजा ने देश की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा में जो भी साधन अपनाए हैं, उसको साधनों के लिए आदर और प्रशंसा राजा को जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, ये कहता है, कौन कहता है? मैकियावेली। मैकियावेली के अनुसार राजा शेर और लोमड़ी के गुण वाला होना चाहिए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हजारों बार पेपर में पूछा गया है कि राजा के अनुसार दोनों गुण होने चाहिए, वो शेर भी होना चाहिए और लोमड़ी भी होना चाहिए। शेर, शेर जैसा सीना, जैसे शेर, शेर की तरह राजा होना चाहिए, एकदम धाकड़ राजा, लोमड़ी की तरह चालाक राजा, चालाक एकदम। परंतु राजा का एक ही कर्तव्य है, अपने देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा की रक्षा करना, देश को बनाए रखना, ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। राजा चाहे लोमड़ी की तरह हो चाहे शेर की तरह हो, तो दो गुणों वाले राजा की जो बात करता है मैकियावेली कहता है, यही स्टेटमेंट यहां यूज होता है, द लॉयन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैप्स। कहता है कि द लॉयन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैप्स, शेर कभी अपने आप को चुंगलों से, ट्रैप समझ लो, ट्रैप, रस्सियों से बचा नहीं सकता है। एंड द फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वॉल्व्स, लोमड़ी कभी खुद की रक्षा भेड़ियों से कर नहीं सकती है। वन मस्ट देयरफॉर टू बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड द लॉयन टू फाइट विद द वॉल्व्स। इसीलिए एक आदमी को चालबाजियों को समझने के लिए लोमड़ी बनना चाहिए और भेड़ियों से बचने के लिए शेर बनना चाहिए। स्टेटमेंट है मैकियावेली का, वो कहता है कि वो कहता है कि लोमड़ी, कहता है कि शेर चालबाजियों से बच नहीं सकता है और लोमड़ी गीदड़ों से बच नहीं सकती है, इसीलिए चालबाजियों से बचने के लिए किसी को लोमड़ी होना चाहिए और गीदड़ों से बचने किसी को शेर होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है, क्या अच्छी बात है, इसका फोटो खींच बेटा। तो निकोलो मैकियावेली कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा है। यही देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आप जब भी मोदी साहब की पॉलिसीज को देखोगे, तो द पॉलिसीज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट इज इफेक्टेड बाई नंबर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स। उसमें मैकियावेली का बहुत बड़ा वो है, और वो पहले से बोलता था प्रिंस किताब, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब मुझे लगता था कि प्रिंस को मैंने एक बार देखा है थोड़ा सा किताब को। तो मोदी साहब की गवर्नमेंट उसमें बहुत सी चीज़ें फॉलो करती है। मोदी इज हाईली जो है फॉलो करते हैं मैकियावेली के नेचर को, तो मैकियावेली का प्रभाव है मोदी साहब के ऊपर। एक दो किताबें और है जिनका है, आगे थिंकरों आप देखोगे तो सारे थिंकर्स, कुछ कुछ थिंकर्स आपको नजर आएंगे, हॉब्स का भी नजर आएगा क्योंकि प्रेम का संबंध बताता है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट विच, व्हेन एवर यू रीड द पॉलिटिकल साइंस, जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको समझ आएगा कि कौन सा नेता किससे रिलेटेड है, किसको फॉलो कर रहा है, कौन सी चीज करने का प्रयास कर रहा है, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा, आज इनको मजा आ रहा है और बीच बीच में तुम कहते हो गुरुजी तुम क्लास नहीं, मतलब क्या करूं मैं। लेकिन सुनो, मैं पॉलिटी वाला बैच खत्म करा दे रहा हूँ फास्ट, फिर पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा करेंगे डेली डेली, फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा नहीं मैं, पॉलिटी के बैच नहीं लूंगा, पॉलिटिकल साइंस ही लिया करूंगा सिर्फ। मजा आ रहा है? श्वेता राय, अन्नू राय, अच्छा, एडमिशन मेडिसिन करवाओ तुम अन्नू, दो चार बच्चों के इसमें, चलिए आगे बढ़ो। और राजनीति में धर्म और नैतिकता प्रत्यक्ष रखने के कारण, शांति, राजनीति में धर्म और नैतिकता से पृथक रखने के कारण,
मैकियावेली ने मानव स्वभाव के संबंध में प्लेटो और अरिस्टो के मतों और सिद्धांतों का खंडन किया है, जो मनुष्य के सामाजिक स्वभाव को राज्य की उत्पत्ति कारण बताते हैं। देखो, राजनीति में धर्म और नैतिकता को प्रति रहने के कारण क्या थे, उसने क्यों अलग रखा, हालांकि इसको समझना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको समझना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो चलिए कि राजनीति में धर्म और नैतिकता पृथक करने के कारण क्या है, मैकियावेली ने क्यों अलग किया है। मैं आपको बता चुका मोर लेस, मानव स्वभाव के संबंध में प्लेटो और अरिस्टो के मतों और सिद्धांतों का खंडन किया, जो मनुष्य को सामाजिक और स्वभाव राज्य की उत्पत्ति के कारण बताते थे। प्लेटो और अरिस्टो बताते थे ना, वो कहते थे कि व्यक्ति के स्वभाव से राज्य की स्थापना करती है, जहां नीच लोग रहते हैं वहां नीच राज्य होता है, अच्छे लोग रहते हैं वहां अच्छा राज्य होता है, कहते थे ना, कहते प्लेटो और अरिस्टो। मैकियावेली नहीं मानता, मैकियावेली कहता नहीं, ये सब बातें अलग है। मैकियावेली कहता है प्लेटो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सद्गुणी होता है, और अरिस्टो ने कहा है कि मनुष्य में शुभ अशुभ न्याय अन्याय के अंतर करने की क्षमता होती है, ठीक है, ये कहते दोनों। लेकिन मैकियावेली नहीं मानता इस बात को। मैकियावेली कहता है कि जनता को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहां से आ गया? मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सद्गुणों से विहीन होकर स्वार्थी, कपटी और लोभी होता है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, बहुत अच्छा कहा है। ऑफ मैनकाइंड वी मे से द जनरल दे आर फिकल, हाइपोटिकल एंड ग्रीडी ऑफ गेन। इसका मतलब क्या हुआ? मैकियावेली कहता है, अरस्तु ने प्लेटो ने क्या कहा, मानव स्वभाव से अच्छा होता है, व्यक्ति तो पैदा ही अच्छा होता है, आदमी सद्गुणी होता है, गलत और अच्छाई में अंतर कर पाता है। मैकियावेली कहता है नहीं, हॉब्स भी कहता है इस बात को। तो लॉक कहता है आदमी अच्छा होता है, मैकियावेली कहता है नहीं। मैकियावेली कहता है मनुष्य स्वभाव विहीन, स्वार्थी, कपटी और लोभी होता है। नीच, निकम्मा, स्वार्थी, कपटी, लोभी, नीच, धूर्त, भ्रष्ट, नीच। आगे, मनुष्य में भला बुरा में भेद करने की क्षमता नहीं होती। मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक सद्गुण स्वार्थ के रूप में बदलते हैं। मनुष्य अहमपूर्ण और स्वार्थपूर्ण होता है। कहा है कि भैया आदमी बड़ी खराब चीज है। कहा है कि मनुष्य के सामाजिक सद्गुण स्वार्थ के रूप में बदलते हैं। अगर आदमी में कोई सद्गुणी भी है ना, तो स्वार्थ के लिए है, वो अहमपूर्ण है, स्वार्थपूर्ण है। चलिए, तो ये कहा है इसने, मैकियावेली ने। बेटा अब चलिए आगे बढ़िए। मैकियावेली के अनुसार शासक के बीच जनता का भय उत्पन्न करना चाहिए। ये अच्छी बात है। हॉब्स भी कहता है पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल्स। ठीक है, पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल्स। क्या बात है, मुझे मतलब मैकियावेली बड़ा पसंद है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल्स, कि राजनीति का नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं होता। अब जब किसी देश राज्य में सरकार बदली जाए या कोई पॉलिटिशियन दूसरी सरकार को ज्वाइन करे, ठग से तुम भी डाल देना इसको उठा के, पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल। कह गए बाबा निकोलो मैकियावेली कि राजनीति का नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं होता। मैकियावेली के अनुसार शासकों के बीच जनता में भय उत्पन्न करना ही चाहिए। राजनीति से धर्म और नैतिकता पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय मैकियावेली को प्राप्त है, और मैकियावेली राजनीति को नैतिकता से एकदम अलग करता है। मैकियावेली के अनुसार नैतिकता के दो रूप है, एक तो व्यक्तिगत नैतिकता, एक जन नैतिकता, पब्लिक मोरालिटी। मन नैतिकता को दो प्रकार से बांटता है वो, एक तो कहता है व्यक्तिगत नैतिकता, एक कहता है जन नैतिकता। यानी कि व्यक्ति नैतिक होता है, एक होती है जनता नैतिक होती है। तो ये कहता है नैतिकता के दो रूप है, नैतिकता के दो रूप मानता है, नैतिकता के दो रूप मानता है। मैकियावेली नैतिकता के दो रूप मानता है, एक तो व्यक्तिगत नैतिकता और दूसरी है आपकी जन नैतिकता, पर्सनल इथिक्स, और दूसरी है आपकी पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, व्यक्तिगत नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत राजा शासक ये लोग आते हैं कि भाई वो व्यक्तिगत रूप से जो है नैतिक है। राजा शासक हो गए, ये सब आगे व्यक्तिगत रूप से नैतिक है। और जन नैतिकता होती जनता की नैतिकता, जनता का कल्याण, जनता की नैतिकता। तो व्यक्तिगत नैतिकता को भी मानता नहीं, वो कहता है जरूरी नहीं राजा का नैतिक होना, जनता की को मान लेता है कभी कभी। ठीक है, ये कहता है कि भाई अगर जनता नैतिक है तो वहां पर आप क्या करो, लोकतंत्र की स्थापना कर दो। तो ये उसके विचार होंगे। व्यक्तिगत नैतिकता, राजा शासक दृष्टिकोण, उसके मानदंड को रखा गया है। जन में जनता कल्याण है, अपने शासक की आज्ञा का पालन करे। तो दो प्रकार की नैतिकता होगी कि जनता का इसी में कल्याण है,
अपने शासक का पालन करे। प्रिंस इज आल्सो एस्टिमेटेड व्हेन द ट्रू फ्रेंड एंड ट्रू एनिमी। ठीक है, मैकियावेली लिखता है कि राजा के ऊपर दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने के डंगोड़ करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहता है कि राजा अच्छा होना चाहिए, यानी कि लोमड़ी होना चाहिए, शेर दोनों होना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा ऊपर से दयालु होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, इस पर लोग विश्वास करें, दयालु हो, धार्मिक होना चाहिए और सच्चा होने का डंगोड़ करते हुए, जैसे मोदी साहब है, मतलब एकदम विश्वासी, दयालु, धार्मिक, ऐसा ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती, अधार्मिक बनना चाहिए। यानी दोनों ही चीजें, यानी लोमड़ी भी और शेर भी। यह रियलिटी की बात करता है ना, प्रैक्टिकल थिंकर है, व्यवहारवाद की बात करता है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स में ये चीजें आती हैं, व्यवहारवाद के विचार की बात करता है। दोनों ही चीजें, बहुत प्यार भी करे, बहुत गुस्सा भी करे, बहुत विश्वास योग्य भी हो और जब मौका मिले तुरंत विश्वासघाती भी बन जाए। तो मॉडर्न मॉडर्न यही है, तो दोनों चीजों को मानता है। तो आप एक लाइन पकड़ लो बस, लोमड़ी और शेर। मानव स्वभाव के संबंधी विचार, मानव स्वभाव के बारे में क्या कहता है वो? ठीक है, देखो, मॉडर्न लिबर्टी। मैकियावेली ने अपने समय इटली में शासक, धार्मिकधारी, सरकारी कर्मचारी और नागरिक सभी को भ्रष्ट रूप में देखा। मैकियावेली ने मानव के बारे में प्रिंस और डिस्कोर्स ग्रंथों में समान विचार दिए। तो मानव को खराब मानता है वो। निकोलो मैकियावेली जो है, मानव के स्वभाव के बारे में आप देखोगे, उसने हर जगह में देखा है। तो मानव स्वभाव संबंधी विचार, व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर के बारे में बात करूं तो मैकियावेली मानव को खराब मानता है। मानव को नैतिक प्राणी कहता है, न वो नैतिक प्राणी है, मनुष्य एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा गंवारी मानव के अंदर होती है। तो मानव को अच्छा नहीं मानता। एक लेवल में समझ लें आप, निकोलो मैकियावेली मानव के स्वभाव को बढ़िया नहीं मानता, मानव के स्वभाव को खराब मानता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख देंगे कि मानव स्वभाव खराब है। मनुष्य के क्रियाओं का मूल स्रोत मनुष्य का स्वार्थ है। ठीक है, मनुष्य को स्वार्थी मानता है, वो बेकार मानता है। मैकियावेली ने इसकी परिस्थिति में विचार रखा कि न तो मनुष्य ईश्वरी गुण है, न तो भगवान के गुण है उसमें, न वो नैतिक है, मनुष्य एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तक खूंखारी प्रवृत्ति उसको दिखाई देती है। एक बार जब मैं उत्कर्ष में पढ़ा रहा था तो मैंने एक लाइन यूज कर दी थी कि मनुष्य एक जानवर है, और वो लोगों को बड़ा बुरा लगा। मैंने कि भैया ये तो राजनीति विज्ञान जानते नहीं है। मैकियावेली ने कहा है लोगों से, एक मैकियावेली कहता है मनुष्य एक जानवर है गुरु, जानवर, जानवर, भेड़िया, नीच, निकम्मा। ठीक है, कहता है कि मानव जो है न तो उसमें ईश्वरी गुण है, न वो नैतिक प्राणी है, मनुष्य एक जानवर है और जानवरों की चालाकी, खूंखा प्रवृत्ति है उसी में दिखाई देती है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य धोखेबाज, लालची या संकट में बचने वाला होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है। ठीक है, मैकियावेली के अनुसार। ठीक है, ह्यूमंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज ए अनग्रेटफुल, फिकल, डिसजनरस एंड ग्रीडी बींग्स। ठीक है, तो कहता है कि भाई आदमी स्वार्थी है और वो दूसरों को इस्तेमाल करता है अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ उसे अपने स्वार्थ से मतलब है, दूसरों से घंटा मतलब नहीं है उसको। उसका स्वार्थ अगर नहीं बना तो बेकार है, उसका स्वार्थ पूरा हुआ तो सब अच्छा है। तो मनुष्य एक तरीका से क्या है, मनुष्य एक तरीका से स्वार्थी है। प्रिंस में मैकियावेली ने कहा है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते, स्वभाव से दुराचारी होते, मतलब उनका चार दुराचार है। वे आवश्यकता पड़ने पर अच्छे बनते, मनुष्य प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। मैकियावेली मनुष्य की लोभी और स्वार्थी पर लिखता है, अपनी संपत्ति छीनने वाले व्यक्ति की अपेक्षा उस व्यक्ति को जल्दी क्षमा कर सकता है जिसने उस व्यक्ति के पिता की हत्या की हो। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एग्जाम में 50 बार पूछा जाता है कि व्यक्ति उस व्यक्ति को भूल सकता है, यानी व्यक्ति अपनी संपत्ति को छीनने वाले को कभी माफ नहीं कर सकता, उसे माफ कर सकता है जिसने उसके बाप को मार दिया हो। ठीक है, व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, अपनी संपत्ति को माफ करने वाले को कभी नहीं भूल सकता। ये निकोलो मैकियावेली कहता है, ये इसका स्टेटमेंट है, आप इसको देख लेंगे। मैकियावेली कहता है व्यक्ति सब बचपन से डरपोक है, स्वार्थी है, नीचे। देखो एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, कृष्ण भगवान भी व्यवहारवादी थे और कृष्ण भगवान बहुत पुराने थे। मैकियावेली तो कल का लौंडा है। कृष्ण भगवान भी ऐसे ही मानते थे कुछ। ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान व्यक्ति को लोमड़ी और शेर दोनों ही मानते थे, लेकिन वो होना चाहिए अच्छे आदमी के लिए अच्छा, बुरे आदमी के लिए बुरा, लेकिन गुण तो दोनों ही होने चाहिए। आप बुरे भी होने चाहिए, अच्छे भी होने चाहिए, लेकिन आप बुरे आदमी के लिए बहुत बुरे हो, नीच के लिए नीच हो, अच्छे के लिए बहुत अच्छे हो, पर आपके अंदर गुण दोनों होने चाहिए। क्लियर ना?
दोनों ही गुण होने चाहिए। कृष्ण मानव ये कहते थे। मैकियावेली ने गणतंत्रीय शासन व्यवस्था विचार में कहा है कि जिस राज्य में नागरिकों को मानवीय सद्गुण हो वे गणतंत्रीय शासन उचित है, परंतु देशों में नागरिक खराब हो और निरंकुश राजतंत्र की उपयुक्त है। मैं आपको पढ़ा चुका, जो खराब हो वहां पर नहीं होना चाहिए, जो अच्छे हो वहां पर राजतंत्र नहीं होना चाहिए, वहां गणतंत्र होना चाहिए, लेकिन जहाँ खराब है वो राजतंत्र होना चाहिए। सिर्फ इतनी बात मैकियावेली करता है। मुझे लगता है कि सब चीज समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चीजों समझ रहे हैं। मानव स्वभाव धोखेबाज न होने के कारण मैकियावेली सरकार को भी उतना निरंकुश और शक्तिशाली होने को कहा है। इसलिए कहता है कि राजा होना चाहिए निरंकुश, क्योंकि मानव का स्वभाव धोखेबाज है। इसीलिए मैकियावेली शब्दों में कुछ मनुष्य अधिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जब दूसरे मनुष्य अपनी संपत्ति को छिन जाने का भय से ग्रस्त रहते हैं। इन बातों में शत्रुता बढ़ती है और युद्ध होते हैं। मैकियावेली कहता है युद्ध के कारण क्या है, देख रहे हो, देखो ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्या है। तो मैकियावेली कहता है कुछ लोग अधिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि उन्हें बहुत संपत्ति मिले, बहुत संपत्ति मिले, बहुत संपत्ति मिले। अधिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर युद्ध करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं। जैसे क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये आपका व्लादिमीर पुतिन कर रहा है। और कुछ लोग अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं, उससे डरते हैं, तो उसके लिए युद्ध करते हैं कि हमारे ऊपर कोई छीन ना ले, हमें कोई हमला ना कर दे। तो दोनों ही प्रकार से युद्ध होते हैं, ये निकोलो मैकियावेली का कहना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्टों को समझ रहे हो आप। मैकियावेली ने मानवीय स्वभाव की दुर्बलता को देखकर कहा है कि राजा शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। सब पढ़ा चुका मैं आपको। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब इसमें से अब जो मेन जो कोर्स है, हाँ खत्म, लास्ट स्लाइड था ये। 35 स्लाइड्स हो गए। नोट्स आपके मेरे सामने डलवा दिए हैं, बीच में डाल दिए नोट्स। ठीक है, तो मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव प्रवृत्तियां शिक्षा से नहीं सुधारा जा सकता, उसकी शक्ति दमन और सुधार सकते हैं। लेकिन सुनो एक बात, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में, बार बार पूछा जाता है कि क्या मानव स्वभाव शिक्षा सुधर सकता है। तो याद रखना, मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव शिक्षा से नहीं सुधर सकता। ये बात कहता है मैकियावेली कि शिक्षा मानव स्वभाव को सुधार नहीं सकती, शक्ति और दमन सुधार सकता है। जो उसने द प्रिंस में कहा है कि शक्ति और दमन की स्थापना से मानव स्वभाव सुधर सकता है, और द डिस्कोर्स में भी कहा है, उसी बात को उसने रिपीट किया है। मैकियावेली डू नॉट बिलीव, वो कहता है कि आदमी कभी सुधर नहीं सकता, वो बचपन से स्वार्थी है। तो कहता है शिक्षा नहीं सुधार सकती।